हेलो बच्चों, K2S केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मुख्य बिंदु है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाली कौन कौन सी विशेषताएं होती है और रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान कोई भी पदार्थ के बीच क्या क्या परिवर्तन होता है और देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं, तब लिखते हैं हेडिंग में कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। तो एक क्वेश्चन इस पर आता है हमेशा एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखे। एक क्वेश्चन ये आता है। तो सवाल ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, जैसे कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके बीच अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे अगर हम Zn प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अम्लों का राजा यानी सवाल पूछा जाए कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या बताएंगे बेटा, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। Zn किसका संकेत है, तो Zn एक जिंक का संकेत है ना। जिंक की आप पूछ दे कि जिंक की परमाणु संख्या कितना, तो जिंक का परमाणु संख्या हो जाएगा 30, है ना। और जिंक एक धातु है या अधातु, तो जिंक एक धातु है। इतना चीज समझ गए। तो एक सवाल में बहुत सारे शब्द छिपे होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं, बशर्ते आपको जानने की इच्छा क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा, ये सब बात आपको अंदर डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ H2SO4 अम्लों का जो राजा है, जिसे हम लोग एक सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे कहते हैं। तो अम्लों, एक सवाल और उठ गया मन में, क्या कि अम्लों का राजा किसे कहा जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो H2SO4 होगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं, जब यह दोनों के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे बनता है ZnSO4 और H2 जो है गैस के रूप में विस्थापित होती है। तो गैस के रूप में विस्थापित होने के कारण तीर का निशान ऊपर दिया जाता है। ये तीर का निशान यह बतलाती है कि यह पदार्थ जो विस्थापित हुआ है वह एक गैस के रूप में है। बात समझ में आ गया बेटा। तो ये इसका मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उनके बीच अनेक विशेषताएं होती है। अनेक विशेषताएं क्या, जैसे कि हमने देखने का काम किया कि ये Zn H2SO4 के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका क्या बनता है, आपका ये ZnSO4 बनता है और H2 गैस के रूप में रिलीज करती है यानी विस्थापित करती है। बात यहां तक समझ में आ गया होगा। पॉइंट, इसका एक आंसर राइटिंग अगर करना पड़ेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यह बात समझिए। यहां लिखेंगे उत्तर में रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाओं की विशेषताएं, अभिक्रियाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। अभिक्रियाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति। तो यहां से एक बात समझेंगे गैस की उत्पत्ति के बारे में। तो बिंदु ये समझना है कि गैस की उत्पत्ति के बारे में क्या समझते हैं। गैस की उत्पत्ति का मतलब है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद
अगर वह रिलीज गैस के रूप में करे तो वह कहलाएगा गैस की उत्पत्ति। यानी कह सकते हैं कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उनके बीच अगर गैस रिलीज करता हो तो गैस की उत्पत्ति माना जाएगा। बात समझे? जैसे कि एक एग्जांपल में लेते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया के बीच अभिक्रिया होती है तो गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि या जैसे ले लीजिए ZnSO4 या कह सकते हैं Zn प्लस H2SO4। अगर ये इसके बीच अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा ZnSO4 रिएक्शन बनाएगा और H2 गैस के रूप में रिलीज करेगा, और ये तीर का निशान ऊपर बतलाता है कि ये गैस की उत्पत्ति कर रहा है। बात समझे? एक एग्जांपल और पकड़ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं Mg प्लस H2SO4। तो MgH2SO4 को रखेंगे तो फिर इसी प्रकार से रिएक्शन बनेगा, MgSO4 प्लस H2 गैस के रूप में क्या करेगा? विस्थापित करेगा। नोट में एक बात यह लिख लीजिएगा कि तीर का चिन्ह ऊपर की ओर और संकेत गैस को बतलाती है। ये आप बेटा नोट में यह बात लिख लीजिएगा। तो हमने देखने के काम क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो अभिक्रिया होगी उसके बीच गैस की उत्पत्ति होती है, यह बात सत्य है। यह रासायनिक समीकरण के द्वारा देखने का काम किए, और बहुत सारे जो प्रैक्टिकल लैब होंगे, लैब के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे जो रिलीज करते हुए, ताकि आपको वीडियो में पता चल जाए और केमिकल के द्वारा यह दिखाया जाएगा कि आपका यह बात कहां तक सच है, कहां तक असत्य माना जाएगा। दूसरा पॉइंट आते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, जैसे कि अवक्षेप का बनना समझिए, है ना। अवक्षेप का बनना जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद विलयन से पृथक ठोस के रूप में होता हो, जैसे अवक्षेप का बनना का मतलब हो गया जब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद विलयन से पृथक ठोस के रूप में होता हो, यानी ठोस के रूप में होता हो, वह क्या कहलाएगा? अवक्षेप। जैसे कि कभी कभी देखते हैं हम लोग कि कोई पदार्थ ऐसा है जो अगर अभिक्रिया होने के बाद नमक के भांति, घर में हम लोग नमक देखते हैं, नमक एक सफेद अवक्षेप है, उसके भांति कोई सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता हो तो वह एक अवक्षेप कहलाता है। यानी पदार्थ जो बेकार के रूप में प्राप्त हो उसे अवक्षेप कहते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हम समझने का प्रयास करते हैं, जब बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 और प्लस H2SO4 को एक साथ डाला जाता है। जब बेरियम क्लोराइड और H2SO4 को एक साथ मिलाया जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं?
SO4 यानी बेरियम, ये कह सकते हैं बेरियम सल्फेट बनता है और 2HCl ये अब विस्थापित होती है। तो बेरियम सल्फेट जो है एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम लोग अवक्षेप मानते हैं। तो अवक्षेप में एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर पदार्थ अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो तो तीर का निशान नीचे की ओर दिया जाता है। यानी इसका अगर अवक्षेप BaSO4 है तो तीर का निशान कहाँ देंगे बेटा? नीचे की ओर, 2HCl। तो यहां पे एक बात फिर नोट में लिखिएगा कि तीर का चिन्ह नीचे की ओर अवक्षेप को बतलाती है। क्लियर हो गया बात? यानी इस बिंदु से क्या समझे हम लोग कि कोई भी अगर अवक्षेप है बतलाएगा तो ये बात सत्य है कि तीर का निशान नीचे की ओर हो तो वह एक अवक्षेप के रूप में बतलाएगी। क्लियर है? यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और उसी प्रकार से इसको हम क्या पढ़ेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप बेटा याद रखना कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराया जाए तो बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगी और 2HCl, जिसको हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है एक विस्थापित होगा और यह अवक्षेप के रूप में तीर का निशान जो नीचे दिया है, तो यह तीर के निशान यह बतलाएगी कि यह रासायनिक अभिक्रिया में यह तीर का निशान यह साबित कर रहा है कि बेरियम क्लोराइड एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। आपने यह दो पॉइंट हमने समझाने का काम किया। पहला क्या किया? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति में हमने यह दिखाया कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस की उत्पत्ति होती है। तो उसके उदाहरण देखा है, जैसे ZnH2SO4 प्लस ZnSO4 और H2 का रिलीज दिखाए। उसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण में भी दिखाए। फिर हम दूसरा पॉइंट में क्या बताया आपको? अवक्षेप का बनना। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद विलयन से पृथक ठोस के रूप में ठोस के रूप में होता हो, यानी प्राप्त, यहां एक शब्द जोड़ लीजिएगा बेटा, प्राप्त होता हो, जैसे BaCl2 H2SO4, तो बेरियम सल्फेट की प्राप्ति होती है और 2HCl का विस्थापन होता है। आप केमिस्ट्री जो है एक एक बात को, तथ्य को जानने का कोशिश कीजिए, एक एक रिएक्शन को समझिए कि रिएक्शन हो कैसे रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। एक रिएक्शन और समझाते हैं आपको इसी का, अवक्षेप का बनने में। जैसे दूसरा नंबर में, या इसको A मान लीजिए, इसको B कर दीजिए बेटा। अब सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अब इसके बीच अभिक्रिया कराई जाती है। तो हम लोग जानते हैं एक सोडियम पर एक आयन, एक Cl पर एक माइनस आयन और Ag पर एक प्लस आयन, और NO3 जो नाइट्रेट पढ़ते हैं, इसको NO3 को हम लोग बेटा नाइट्रेट पढ़ते हैं। तो हमने एक बात बताया था कि कोई भी चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक दवाई की जरूरत होती है। तो केमिस्ट्री का ट्रीटमेंट अगर करना है और आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो आप उसका ट्रीटमेंट करते चलिए। जो नोट में हम बिंदु लिखते हैं उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये नोट वाला बिंदु जो है वह एक आपका कैप्सूल का काम करेगा। आप एक बेटा जो कहते हैं ना, बॉडी में जब एनर्जी बेटा घट जाएगा तो उस एनर्जी को देने का काम ये नोट वाला बिंदु करेगा आपका। ठीक है? तो यहाँ पे अब ये दोनों क्या करेगा, प्लस वाला चला जाएगा माइनस के पास
और ये माइनस वाला चला आएगा इसके पास। तो दोनों का आयन समान होने के कारण यहां पे बना लेगा AgCl, यानी AgCl का मतलब हो गया सिल्वर क्लोराइड और प्लस, और ये बन जाएगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। इसमें सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, इसलिए तीर का निशान हम नीचे की ओर इंगित करेंगे। तो इसका नाम हम बेटा पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या नाम पढ़ेंगे इसका? सोडियम क्लोराइड। यानी NaCl का नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और AgNO3 का नाम हो जाएगा सिल्वर, और NO3 को बेटा पढ़ते हैं नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर है? अब यहां पे आ जा बेटा, यहां पे तो ये हो जाएगा सिल्वर, और Cl को पढ़ते हैं आइड जोड़ देंगे इनमें तो आइड क्लोराइड हो जाएगा, और यहां पे हो गया सोडियम, और NO3 को क्या पढ़ते हैं बेटा? नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट यानी सोडियम नाइट्रेट। तो आपने यह देखने का काम किए। तो हम एक चीज और फिर विटामिन में लिखेंगे नाम में, यानी जो बोले कैप्सूल का काम करेगा, तो नोट में एक बात लिख लेंगे कि एक क्या लिखेंगे बेटा? NO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं। NO3 को क्या पढ़ते हैं बेटा? नाइट्रेट पढ़ते हैं। तो यहां तक देखिए बेटा। अब आगे तीसरा पॉइंट पर समझने का हम लोग कोशिश करते हैं, और आप जितना भी चीज जो नोट में हम लिखते हैं ना, उसे लिखने का कार्य आप करिए। तो पॉइंट हम तीसरा समझते हैं, क्या? रंग परिवर्तन। क्या पॉइंट समझते हैं? रंग परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन क्या है? तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, है ना, कुछ ऐसे बेटा रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिनके बीच रंग का परिवर्तन होता है। जैसे कि कभी कभी कुछ ऐसा देखते होंगे कि शादी ब्याह में पटाखा फूटता है, आसमान में फूटने के बाद अनेक रंगों का बिखराव होता है, तो उसमें बेरियम का, मैग्नीशियम का, ये सब तत्वों का कमाल होता है, और बहुत सारे तत्वों को मिक्स किया जाता है और उसे पटाखा तैयार किया जाता है, और शादी में रंग बिरंगों के फोड़ने के लिए उसे उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं क्रिकेट मैच में देखते हैं, बड़े बड़े IPL मैच में, फिर आपके T20 मैच में, है ना, बहुत ऐसे स्टार के प्रोग्राम में ऐसे पटाखों का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, जो केमिकल के रूप में भी प्रयोग करके किया जाता है। तो ऐसे देखने को मिलता है हम लोग। तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिनके बीच रंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सफेद कपड़े में जब स्याही वगैरह लग जाता है, तो नींबू का रस डालने के बाद वह स्याही का रंग गायब हो जाता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि नींबू का रस जो कह सकते अम्ल है, वह धीरे रंग को गायब करने का काम करता है। तो रंग में परिवर्तन करने का कार्य किया कौन? नींबू। तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसे होते हैं जिनके बीच रंग का परिवर्तन होता है। जिनके बीच क्या चीज का परिवर्तन होता है बेटा? रंग का परिवर्तन। जैसे कि एक चीज समझिए, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र होता है KMnO4, है ना, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र कह सकते हैं KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में, यानी इसका विलयन का मतलब हुआ जल में जब घोला जाता है तो विलयन में, यानी पोटेशियम परमैंगनेट
का जो रंग होता है वो बैगनी रंग होता है। के विलयन में नींबू का रस, विलयन में नींबू का रस, या कह सकते हैं नींबू का रस डालने या निचोड़ने पे, है ना, नींबू का रस डालने पर बैगनी रंग ये बात एक बात समझते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी विलयन में नींबू का रस, नींबू का, यहां शुद्ध कर लीजिए, नींबू का रस डालने पर इसका विलयन का रंग, इसका विलयन का रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। या देखिए आप रंग परिवर्तन में, ठीक है। अब ताप परिवर्तन की बात समझते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसमें ताप में परिवर्तन होता है। एक देखने को मिलता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, पहले ये दो बिंदु को समझिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा को प्रकाशित के, ऊष्मा को कह सकते हैं बाहर की ओर निकालती है। जैसे मान लीजिए हम लोग घर में देखते हैं कलई करने के लिए चूना पत्थर को लाते हैं, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। उसे जब हम लोग लाते हैं तो देखते हैं जैसे पानी में डाला जाता है तो उससे भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं हम कि जैसे भाप निकल रहा है तो हम लोग यह अनुभव करने लगते हैं कि इसका मतलब है इसके अंदर, कलई चूना के अंदर आपका कुछ ना कुछ ताप है। तो ये एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। बात समझे? तो यहां समझते हैं, पॉइंट 3 लिख लिए। चौथा पॉइंट हम समझते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। अब लिखेंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद रासायनिक होने के बाद अभिक्रिया के ताप, अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम लोग पानी में डालते हैं, ठंडे जल में डालते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 और प्लस उष्मा निकलना प्रारंभ हो जाता है। ये कहलाता है ताप में परिवर्तन। यानी हम अगर किसी भी कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे तो उसके दौरान अगर हम अंगुली को पानी में डाल देते हैं तो अंगुली क्या हाल होगा ये आपको भी पता है, अंगुली जल जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा छिपा होता है जिसको हम लोग ऊष्माक्षेपी के नाम से जानते हैं। ताप में परिवर्तन हो गया। अब आते हैं अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्या, मोमबत्ती जलने के बाद कुछ द्रवित होने के बाद उसका नीचे भाग गिर जाता है, जिसके उसके अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन। यहाँ पे एक बिंदु और लास्ट, इसमें 4 पॉइंट बता दिए हैं, 5वां पॉइंट लिखिएगा, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन।
लिखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे मोमबत्ती का जलकर मोम में बचना। ये आपका रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषता हो गई। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आप अपने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में के द्वारा पूछे गए प्रश्न में आप उत्तर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को उत्तर देने के बाद आप अच्छे अंक प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से एक बिंदु और देखने का काम किए थे हम लोग, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम लोग एक देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहेंगे और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे। अब एक सवाल लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए होंगे। एक सवाल फिर लिखते हैं, उष्मा प्रश्न लिखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। है ना। अब यहां पे सवाल आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप एक बात समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप क्या है। तो सबसे पहले वैसे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो ऊष्मा को प्रदान करता हो, जैसे क्या, अगर हम लकड़ी को जलाएंगे तो जलने के बाद हमको क्या मिलेगा, प्रकाश और ऊष्मा। तो ये दो चीज मिले तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसका थ्योरी लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता हो, या कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी सही कर लेंगे, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे
जैसे क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ठंडे पानी में डाला जाएगा तो CaO और CO2 प्लस उष्मा, यानी कह सकते हैं इस रासायनिक को क्या पढ़ेंगे, CaO, तो Ca को पढ़ते हैं कैल्शियम और CO3 को बेटा पढ़ेंगे कार्बोनेट, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से ये Ca को कैल्शियम और O से ऑक्सीजन, और कल पिछले वीडियो में बताए थे कि ऑक्सीजन में आइड जोड़ देना है, तो CaO जो बना तो आइड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ऑक्साइड, तो पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। और CO को कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर है? ये हम लोग देखने का काम किए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब आते हैं एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी थ्योरी उसी तरह लिखेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता हो। अवशोषण का मतलब है बेटा अवशोषण का मतलब हो गया मेरा बच्चों कि प्रकाश का अपने और खींच लेना, है ना। और एक शब्द और जोड़ लिए तथा क्रिया के दौरान, या क्रिया के दौरान भी लिख सकते हैं या अभिक्रिया के दौरान लिख देते हैं। क्रिया के दौरान ताप घट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गया बेटा? ठीक है बच्चों, जैसे में समझेंगे NH4Cl और BeOH का होल 2 के बीच, यानी इसका रासायनिक नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। यानी NH4 को बच्चों पढ़ते हैं अमोनियम, यानी यह धनात्मक रूप में होता है और NH3 एक ऋणात्मक के रूप में होता है। और ये हम पढ़ देंगे बेरिलियम हाइड्रा ऑक्साइड। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया कराई जाएगी तो BeCl2 की प्राप्ति होगी, जिसका नाम होगा बेरियम क्लोराइड, जो एक ठंडक के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए इसमें सारा उष्मा का अवशोषण हो जाएगा और विस्थापित NH3 और H2O के रूप में होगी। इस कारण से यह एक उष्मा
शोषी अभिक्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। यानी कह सकते हैं बच्चों कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का विस्थापन होगा और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो ऊष्मा का जो अवशोषण करेगा वह कहलाएगा ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का जो उत्पन्न करेगा वह कहलाएगा ऊष्माक्षेपी। इस प्रकार से यह दोनों बिंदु समझने का कार्य हम किए हैं। इस प्रकार से हम लोग इन दो बिंदुओं का देखने का काम किए। ऊष्मा यानी कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखे। और आगे के वीडियो जितना भी केमिस्ट्री में हो, एक से एक रिएक्शन सीखने का हो और आपका लैब के साथ सिखाएंगे हम इस YouTube के माध्यम से। तब तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और चैनल के साथ आप जितने भी वीडियो मिले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलता रहेगा और मेरे वीडियो पर आप बने रहिए। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।